चलिए, पिछले क्लास में आप लोग दिल्ली सल्तनत का वित्तीय स्थिति भी देखे थे, प्रशासनिक इकाई भी देखे थे। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने किया था। इसका नाम है हरिहर तथा बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की क्या किए थे? स्थापना किए थे। कब किए थे? 1336 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ में हरिहर तथा बुक्का को इस्लाम धर्म अपना दिया था, मतलब मुस्लिम बना दिया था। लेकिन जब हरिहर तथा बुक्का की मुलाकात विदारण्य से हुआ, विदारण्य ये गुरु थे उनके, विदारण्य गुरु से, तो पुनः इन्हें क्या कर दिया? हिंदू धर्म में ले आया, वापस ले आया। विजयनगर साम्राज्य की जो भाषा थी वो तेलुगु थी। कौन सी भाषा थी? तेलुगु भाषा थी। और इनकी राजधानी हम्पी। हाँ, हम्पी ये कर्नाटका में है, कर्नाटक। राजधानी कहाँ है? हम्पी। और इन्होंने जो अपनी मुद्रा चलाया उसका नाम है पेगोडा। पेगोडा। कौन सा मुद्रा चलाया? पेगोडा। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा किस नदी पे? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज तक समझ लिए? अब समझिए, हरिहर तथा बुक्का के पिताजी का नाम था संगम। क्या नाम था? संगम। ये पिताजी थे। ये 5 भाई होते थे, ठीक है जी। 5 भाइयों का समूह था जिसमें 2 प्रमुख भाई थे, हरिहर और बुक्का। इनके पिताजी थे संगम और इन्हीं के नाम पर रखाया संगम वंश। तो विजयनगर साम्राज्य में आपसे पूछेगा कि कितने शासकों ने शासन किया, कितने वंशों ने? तो कुल 4 वंशों ने शासन किया है। 4 वंशों ने शासन किया है। शासन किया है। कौन कौन किया? तो सुनिए, एक है संगम वंश। संगम वंश। संगम वंश नाम पड़ा इसके पिताजी का पर, संगम वंश। इसके बाद सुलु वंश, इसके बाद तुलु वंश, और एक है आराविडु वंश। आराविडु वंश, ठीक है। ये 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया है। तुलु वंश जब प्रारंभ होता है तब विजयनगर साम्राज्य की पतन, मतलब विनाश प्रारंभ हो जाता है, और अंततः आराविडु वंश जब आता है तो विजयनगर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया जी? अब हम लोग देखेंगे संगम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। तो संगम वंश प्रारंभ का वंश है। संगम वंश देखिए, संगम वंश की स्थापना किसने किया? तो हरिहर तथा बुक्का ने किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर तथा बुक्का ने किया। क्लियर है? दोनों सवालों का एक ही जवाब है। संगम वंश बोले तो भी यही होगा, और विजयनगर साम्राज्य बोले तो भी हरिहर तथा बुक्का होगा। संगम वंश में सबसे पहले जो शासन किया वो था हरिहर। कौन बैठा गद्दी पर? हरिहर। हरिहर के बाद बुक्का बैठा। बुक्का को बुक्का प्रथम भी बोलते हैं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। यही बुक्का है जिसको बुक्का प्रथम बोलते हैं, ठीक है। जब बुक्का गद्दी पर बैठा तो इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया। प्रतिष्ठापक। आपसे पूछेगा कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि किसने धारण किया? बुक्का प्रथम ने किया। बुक्का प्रथम कहे या बुक्का कहे एक ही बात है। यहाँ पे क्लियर है? ये मतलब वेद जो होते हैं ना, हाँ, वेद की तरफ उसको, मतलब वेदों का अध्ययन करने के लिए इसने प्रेरित किया, इसलिए अपने आप को कहा कि हम वेद मार्ग प्रतिष्ठापक हैं। बुक्का प्रथम के बाद बैठा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय। हरिहर एक यहाँ है, हरिहर प्रथम भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन बोला नहीं जाता। कभी भी आपसे हरिहर प्रथम करके सवाल नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो बुक्का प्रथम करके पूछेगा। हरिहर द्वितीय जब गद्दी पर बैठा तो इसने स्वयं को महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। बस इन लोग के संबंध में इतना ही जानकारी है, और इन लोग यही इतना ही काम किया है।
बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया और हरिहर द्वितीय ने महाराजा की उपाधि धारण किया। ठीक है। इसके बाद इस वंश का एक प्रतापी शासक, माने महत्वपूर्ण शासक है, ज्यादा प्रतापी नहीं था, जिसका नाम है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम से दो सवाल पूछे जाते हैं कि संगम वंश में सबसे पहले तुंगभद्रा नदी के तट पर बांध किसने बनाया जिससे सिंचाई हुई? वो देवराय प्रथम। ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर सिंचाई करवाने वाला कौन शासक है? बांध बनाकर सिंचाई करवाना, सिंचाई का व्यवस्था के लिए बांध बनवाया था ना, जैसे नदी में बांध दिया ना, नदी पे बांध दिया और पानी उधर से ले गए तो वो सिंचाई का व्यवस्था करवाया। कौन करवाया? देवराय। इससे एक सवाल और महत्वपूर्ण पूछता है कि इटली का एक निवासी था, इटली का निवासी था जिसका नाम है निकोलो कांटी। निकोलो कांटी। तो आपसे पूछेगा इटली निवासी निकोलो कांटी किसके शासन काल में भारत आया था? तो वो शासक था देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम एक महत्वपूर्ण शासक है, किस वंश का? क्लियर है। देवराय के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक जो संगम वंश का था, सबसे प्रतापी शासक, वो था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का बड़ा शौक था, हाथी मारने का, हाँ जान से हाथी मारने का ज्यादा शौक था, इसीलिए इसको जगबेटकर कहा जाता है। बेटकर, जगबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी। यही महत्वपूर्ण है, देवराय द्वितीय से संबंधित। ठीक है। इसी के शासन काल में फारस का एक निवासी था जो राजदूत बनकर यहाँ आया था, फारस निवासी जिसका नाम है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक किसके शासन काल में आया था? कहाँ का निवासी था? देवराय द्वितीय ने अपने शासन काल में, इधर दिख रहा है इसमें, देवराय द्वितीय ने क्या किया कि अपने शासन काल में मुस्लिमों को भी लगभग 2000 को सेना में भर्ती किया, और क्या किया? उन्हें जागीरें दी। जागीर देना मतलब समझते हैं? जैसे उनको सेना में शामिल कर लिए, इधर भूमि ऐसी पड़ा हुआ है, महल ऐसी पड़ा हुआ है, तो दे दिए कि आप, ये आपका हुआ, आप इसको संभालिए। जागीर देना मतलब जगह जमीन दे देना। तो जो 2000 सेनाओं को शामिल किया, उसमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सैनिक थे जिनको देवराय द्वितीय ने क्या किया? जागीरें दी थी। इसी के दरबार में तेलुगु के महान विद्वान श्रीनाथ रहते थे। श्रीनाथ तेलुगु के महान विद्वान थे, जो किसके दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। देवराय द्वितीय ने क्या किया? देवराय द्वितीय ने संस्कृत का एक महानाट्य है, महानाट्य माने नाटक, बड़ा सा, संस्कृत का महानाटक जिसका नाम है सुधा निधि, तथा एक का नाम है ब्रह्मसूत्र। उसका इन्होंने क्या किया? भाष्य लिखा। भाष्य मतलब समझते हैं? भाष्य लिखा, हमने नहीं बोला कि रचना किया, चाहे लिखा, भाष्य लिखा। भाष्य लिखा मतलब होता है व्याख्या करना। ठीक है। उसके बारे में व्याख्या करना, तो भाष्य का मतलब होता है व्याख्या करना। तो उसके बारे में क्या किया इन्होंने? व्याख्या किया। देवराय द्वितीय के बाद जो अगला शासक बैठा उसका नाम है मल्लिका अर्जुन एक अयोग्य शासक थे और बुजुर्ग थे, इसलिए इन्हें प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। प्रौढ़ में होता है ना बूढ़ा, प्रौढ़ देवराय। तो आपसे पूछेगा कि प्रौढ़ देवराय किसका नाम है? मल्लिका अर्जुन का। मल्लिका अर्जुन को ही प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। और मल्लिका अर्जुन के बाद जो अगला शासक बैठा उसका नाम है विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था।
विरूपाक्ष संगम वंश का अंतिम शासक था और मल्लिकार्जुन के बाद बैठने वाला भी शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। विरूपाक्ष की हत्या इसकी हत्या कर देता है नरसिंह सालू। इसकी हत्या कौन कर देता है? नरसिंह सालू 1485 ईस्वी में। ठीक है, 1485 ईस्वी में नरसिंह सालू क्या कर देता है? विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है सुलू वंश। सुलू वंश, समझ रहे हैं पूरी बात को? अब दूसरा शासक आ जाएगा कौन? सुलू वंश। यहां तक क्लियर है? सुलू वंश की स्थापना किसने किया? नरसिंह सालू ने किया। ये 1485 की बात है और 1506 ईस्वी तक अकेले शासन किया और नरसिंह सालू की हत्या, इसकी हत्या कर दिया कौन? वीर नरसिंह ने 1506 ईस्वी में नरसिंह सालू की हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है तुलु वंश। यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद तुलु वंश के बारे में चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में बना था और बनने की डेट क्या है? 1385। बनाया कौन था? प्रारंभ में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया? उसको इस्लाम धर्म अपना दिया, लेकिन उनकी मुलाकात विधारण्य नामक गुरु से हुई तो पुनः उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। इनकी भाषा क्या थी? राजधानी कहाँ बनाया? नगरा क्या थी? और ये किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब संगम वंश देखिए, संगम वंश या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? ने। प्रारंभ में कौन बैठा? हरिहर। उसके बाद कौन बैठा? बुका प्रथम जब बैठा था कौन सा उपाधि धारण किया? उसके बाद कौन बैठा? हरिहर द्वितीय ने कौन सा उपाधि धारण किया? उसके बाद कौन बैठा? देवराय प्रथम क्या किया? तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया। किस लिए? और इसी के शासन काल में कौन आया था? इटली का एक निवासी था निकोलो गांडी, वो भारत में आया था। देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठा और इसे हाथियों को मारने का शौक था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जग। ठीक है, इसी के शासन काल में फारस निवासी आया था। कौन? देवराय द्वितीय ने लगभग 2000 मुस्लिम सेनाओं को क्या किया था? भर्ती किया था और उन्हें क्या दिया था? जागीरें दी थी। इसी के दरबार में तेलुगु के महान विद्वान रहते थे। कौन? इन्होंने संस्कृत महानाटक का क्या किया है? भाष्य लिखा है। भाष्य लिखा मतलब व्याख्या किया है। और वो कौन सा नाटक है? ब्रह्मसूत्र। देवराय द्वितीय की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा? मल्लिकार्जुन। और मल्लिकार्जुन ही वह शासक है जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय के पश्चात कौन बैठा? विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था और 1485 ईस्वी में नरसिंह सालू ने क्या कर दिया? और नरसिंह सालू हत्या करने के बाद 1485 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना करता है, सुलू वंश। जब चलता है ये तकरीबन 20-21 साल चला और 1506 ईस्वी में वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू की क्या कर दिया? हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद एक नया वंश की स्थापना की जिसका नाम है तुलु वंश। और अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर है? ये वेदों की तरफ, मतलब वेद होता है ना, वेद आप समझ रहे हो ना? वेद कितने हैं? 4। वेदांत कितने हैं? तो वेद में जो लिखा गया है उसी रास्ते पे चलने के लिए उसने कहा कि हम वेद के प्रतिष्ठापक हैं, इसी रास्ते पे आप लोग चलिए। अब महाराजा धीराज तो पहले ही बता रखे हैं, महाराजाओं के महाराज महाराजा धीराज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखेंगे तुलु वंश।
तुलु वंश की स्थापना किसने किया? वीर नरसिंह ने। यही ना मारा था, वीर नरसिंह ने किया। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक था, वो था कृष्णदेव राय। बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्णदेव राय। बहुत बार सवाल पूछा यहाँ से कृष्णदेव राय से, ठीक है। कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखा था, या बाबर नामा लिखा था, एक ही बात है, तुझके बाबरी या बाबर नामा। बाबर का ही स्वयं का रचना है जो तुर्क भाषा में था, ठीक है। वो हम लोग बाबर हुआ ही पढ़ेंगे तब। तो बाबर ने जब बाबर नामा लिखा था स्वयं, तो उसमें सबसे शक्तिशाली, बाबर नामा में बाबर ने क्या बताया है? सबसे शक्तिशाली। बाबर नामा किसकी रचना है? बाबर का। यही एकलौता शासक है, एगो फिरोज शाह तुगलक था जिसने फतुहात फिरोज शाही लिखा था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की बात है। मुगल काल में एकलौता ये शासक हुआ है जिसने अपनी पुस्तक स्वयं लिखी है, ठीक है, बाबर नामा। तो बाबर नामा में बाबर ने सबसे शक्तिशाली किसको बताया है? सबसे शक्तिशाली बताया भाई, शक्तिशाली। यहाँ तक क्लियर है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान रहते थे। तेलुगु के 8 महान विद्वान, 8 महान विद्वान रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा गया है। अष्टदिग्गज। आप याद रखिएगा, एक जगह अष्टप्रधान भी आएगा और अष्टदिग्गज आएगा। दोनों में 8-8 महान व्यक्ति है, लेकिन अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से है और अष्टप्रधान का संबंध मराठा साम्राज्य से है, शिवाजी से है। क्लियर है? तो अष्टदिग्गज याद रखिएगा, ये कृष्णदेव राय से संबंध। यहां तक बात क्लियर है। कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाली निवासी आया था, पुर्तगाली निवासी, जिसका नाम है डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस। तो आपसे पूछेगा कि डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। बाबर ने सबसे शक्तिशाली विजयनगर समाज में किसे बताया है? कृष्णदेव राय को बताया। यहाँ तक क्लियर है? कृष्णदेव राय की जब मृत्यु हो गई, कृष्णदेव राय की जब मृत्यु हो गई, तो इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव आया, ठीक है, सदाशिव आया। लेकिन यह एक अयोग्य शासक था और इसके शासन जैसे ही चला, वैसे ही 23 जनवरी 1565 ईस्वी को एक ऐसा घटना घटा। सदाशिव ये अंतिम शासक था, ठीक है, हाँ, अंतिम शासक था। 23 जनवरी, 23 ठीक से नहीं लिखा हुआ है ना, अब ठीक है। 23 जनवरी 1565 ईस्वी का एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है राक्षस पांगड़ी का युद्ध। राक्षस पांगड़ी या बोनाहाटी या कालीकोटा। बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही युद्ध का 3 गो नाम है, राक्षस पांगड़ी का युद्ध, बोनाहाटी का युद्ध या कालीकोटा का युद्ध। समझ रहे हैं? यह युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जैसे ही कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम शासक सदाशिव आता है। वह एक अयोग्य शासक था और आपस में मतभेद होने की वजह से उस साम्राज्य में मतभेद, बगल में बहमनी राज बना है ना, हमने बताया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 2 स्वतंत्र राज्य हुए, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। तो इन दोनों में आपस में मतभेद होना शुरू हो गया और एक युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 ईस्वी को, जिसे राक्षस पांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, बोनाहाटी का भी युद्ध कहते हैं और कालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं।
तालीकोटा का युद्ध या बोनाहाटी का युद्ध या राक्षस तांगड़ी का युद्ध एक ही बात है, जो हुआ था 23 जनवरी 1565 को। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और 4 अन्य राज्य के बीच में हुआ था। वो 4 राज्य अन्य कौन कौन है, मैं आपको दिखाते हैं। देखिए, बीजापुर, अहमदनगर, बिदर और गोलकुंडा, ये 4 थे जो एक तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, बिदर, इसमें बरार जो है ना वो अलग रहा, बरार इसमें भाग नहीं लिया। तो बीजापुर, अहमदनगर, बिदर और गोलकुंडा एक तरफ से लड़ रहे थे। इसका नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह। नेतृत्व कर रहा था। इन चारों स्टेटों का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? युद्ध का मालिक कौन था? अली आदिल शाह। और विजयनगर साम्राज्य की तरफ से था, ये जो विजयनगर साम्राज्य देख रहे हैं ना, इसके तरफ से था राम राय अकेले। तो सेना को एक ही गुना होता है, जैसे का 4 गो है। सेना का नेतृत्व तो एक ही करता है ना। तो इन चारों के तरफ से सेना का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था और विजय साम्राज्य अकेले लड़ रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहा था राम राय। और यह युद्ध, ये दोनों के बीच का युद्ध है, मतलब विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर, अहमदनगर, बिदर, गोलकुंडा के युद्ध को ही राक्षस तांगड़ी या बोनाहाटी या तालीकोटा का युद्ध कहा गया, जो हुआ था 30 जनवरी 1565 को। जब इन दोनों के बीच में तीर बाण चलने लगा, समझ, तीर बाण माने मारपीट चलने लगा, जब लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो ये अकेले है, ये क्या है? 4 को है। समझ रहे हैं बात? और ये जो शासक लोग है ना, ये हमने बताया था पहले कि काकतीय राजवंश के बारे में बताया था, जिसका शासक था प्रताप रुद्रदेव, बताया था ना, दक्षिण भारत में पढ़ाया था ना, उसी का ये लोग सामंत था। तो कृष्णदेवराय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि ये प्रतापी शासक था। इसके समय में कोई लड़ाई नहीं किया, और हमेशा लड़ाई तभी होता है जब इंतजार किया जाता है कि कोई उस वंश में एक नालायक बेटा हो। तो इधर आ गया सदा सिंह, ये है अयोग्य शासक था, तो इंतजार किया जा रहा था। तब युद्ध हुआ, कौन सा? राक्षस तांगड़ी बोनाहाटी या तालीकोटा का, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। और इस युद्ध में राम राय को मार दिया गया, इसकी मृत्यु हो गई और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। उसी दौरान जब युद्ध चल रहा था, तो एक वंश आया था जिसका नाम है आराविडु वंश। ठीक है, यहाँ पे लिख दें, 2 ही लाइन लिखना है, आराविडु वंश। ठीक है, जब युद्ध का प्रोसेस चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था कि अब युद्ध हो ही जाएगा, उसी दौरान सदाशिव के बाद एक वंश आया, कौन सा? आराविडु। सॉरी, तुलु वंश के बाद एक वंश आया, आराविडु वंश। इसका स्थापना किया था तिरुमल ने। बस 2 ही लाइन जानना है कि संस्थापक कौन था? स्थापना किसने किया था? तिरुमल। और अंतिम शासक था रंग तृतीय। अंतिम था रंग तृतीय। और इनकी भी तो ऐसे भी अयोग्य थे, और इनकी समापन के बाद युद्ध खत्म हो गया। युद्ध में कौन मारा गया? राम राय। और विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया? क्लियर है? तो ये था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए एक बार कोशिश करते हैं कि बिना देखे भी आप लोग बताइए। ठीक है, आप बोर्ड में सर्च करिएगा, हम सवाल पूछेंगे। उससे पहले एक बार रिवाइज करा देते हैं। तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह। किसको मारा था? नरसिंह सालू को मार के वीर नरसिंह ने क्या किया था? तुलु वंश की स्थापना किया। इसी का एक प्रतापी शासक कौन है? बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में किसे शक्तिशाली बताया है? तेलुगु के 8 महान विद्वान, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है, किसके दरबार में थे? पुर्तगाली निवासी डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था? इसका अंतिम शासक। एक युद्ध हुआ जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध या बोनाहाटी तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ? यह युद्ध किसके बीच हुआ? विजयनगर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की तरफ से कौन लड़ रहा था? और इन चारों की तरफ से युद्ध में कौन मारा गया? और विजयनगर साम्राज्य। क्लियर है?
अब हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ प्रशासनिक इकाइयां, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है। हटा दे इसको। मिलेगा सर? हाँ मिलेगा, पहले पढ़ लेते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो शासन का स्तर है ना, 5 भागों में बांटा गया था। पहला कौन था? राज्य था। तो राज्य का मतलब देश था। राज्य को क्या कहा गया? देश का। उसके बाद क्या था? प्रांत था। प्रांत का मतलब मंडल हुआ। उसके बाद था जिला। जिला को कोटम कहा गया। हाँ, जिला को क्या कहा गया? कोटम। उसके बाद था परगन। परगन का मतलब होता है 50 गांवों का समूह। गांव का समूह। उसके बाद था उर। उर मतलब होता है गांव, ग्राम, ठीक है। तो ये 5 तरह से बांटा गया था, राज्य, प्रांत, जिला, परगन और उर। उर मतलब गांव। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उर। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर और सबसे ऊपर राज्य, ठीक है। जो जमीन का खरीद बिक्री होता था ना, लेन देन होता था ना, तो जो डॉक्यूमेंट होता था, कागज पत्र होता था, तो जमीन के कागजात, जमीन के क्रय विक्रय का कागजात लिख देते हैं। क्रय विक्रय का कागज जिसके पास रहता था उसका नाम था कर्मिक। हाँ, क्या नाम था इसका? कर्मिक। यहाँ जमीन का क्रय विक्रय है तो उसका नाम जो रखता था डॉक्यूमेंट, उसको क्या कहा गया? कर्मिक। और जो मनुष्यों का क्रय विक्रय करता था, हाँ, मनुष्यों का भी क्रय विक्रय होता था, मनुष्यों भी, आदमी भी खरीदता था, तो उसको कहा गया वेश्वर्ग। वेश्वर्ग, ठीक है। वेश्वर्ग और कर्णिक। कर्णिक में जमीन का क्रय विक्रय होता था और वेश्वर्ग में आदमियों का क्रय विक्रय होता था। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब देखिए, जो स्त्रियां मंदिर में रहती थी ना, स्त्रियां जो मंदिर में रहती थी उनको देवदासी कहा गया। मंदिर में रहने वाले को क्या कहा गया? देवदासी। देवदासी मतलब मंदिर में जो पुजारी, दास उस के टाइप में काम करती है ना, उसको देवदासी कहा गया। दास माने गुलाम और देव मतलब मंदिर में रहना। देव वहीं रहते हैं, देव जी का पूजा होता है मंदिर में। तो देवदासी मतलब मंदिर में पूजा करने वाली, मंदिर में रहने वाली, साफ सुथरा करने वाली, जो भी समझिए आप, उसको क्या कहा गया? देवदासी। विजयनगर साम्राज्य का जो आय का प्रमुख स्रोत था, आय का प्रमुख स्रोत, अरे आय रहेगा तभी ना राज चलेगा, वो था लगान। लगान पिक्चर देखे हैं? हाँ, तो ये लगान, ठीक है। तो लगान मतलब समझ गए होंगे कि लगान क्या होता है। अरे लगान में टैक्स हुआ, टैक्स से करना है लगान। हाँ, लेकिन आपसे जब भी पूछेगा तो लगान देगा, टैक्स नहीं देता, लगान देता। तो आय का प्रमुख स्रोत क्या हुआ? लगान। अच्छा, भू राजस्व क्या था यहाँ पर? भू राजस्व समझ रहे हैं? टैक्स का रेशियो क्या था? टैक्स का अनुपात क्या था? तो कुल उत्पादन का 1/6 भाग हम आपसे लेंगे। समझ रहे बात? यहाँ पर जो भूमि, एक भूमि का प्रकार था जो टैक्स फ्री था, मतलब लगान मुक्त भूमि। लगान मुक्त भूमि मतलब उसको टैक्स नहीं देना है, लगान मुक्त भूमि। लगान मुक्त भूमि को कहा जाता था उपली, ठीक है। हाँ, क्या कहा जाता था? उपली। यहां तक बात समझ गए होंगे? और क्या हो सकता है, क्या इसमें महत्वपूर्ण है? हाँ देखिए, जो सेना नायक थे ना, सेनापतियों के जो नेतृत्व करते थे, सेना के नायक यानी सेनापति के नायक कह लीजिए या सेना नायक कह लीजिए, उनको नायक कहा जाता था। और सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था।
सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। कदाचार मुक्त परीक्षा दिए हैं? के दिया है? हाँ ठीक है, बाकी सब ऐसी दिए ना, कदाचार में रह के दिए हैं। कदाचार मतलब अभी के समय में मतलब ये होता है कि आप चोरी कर रहे हैं। अब कदाचार मुक्त परीक्षा का मतलब होता है कि आप चीटिंग वूटिंग नहीं कर रहे हैं, समझे? तो इसके सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? कदाचार कहा जाता था। और जो सैन्य अधिकारी होता था, सैन्य अधिकारी होता था, उसको दंड पाशक कहा जाता था। दंड पाशक कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर है? ये थी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रशासनिक इकाई से। ये 5 भागों में बांटा गया था। जमीन के क्रय विक्रय को करनी रखता था अपने पास कागज। मनुष्य को क्रय विक्रय होता था, उसको वेश वक्त कहा जाता था। स्त्रियां जो मंदिर में रहती थी उनको आय का प्रमुख स्रोत था। भू राजस्व 1/6 का। लगान मुक्त भूमि को उबली कहा जाता था। और किसानों को जो पट्टा पर भूमि दी जाते थे ना, किसानों को पट्टा पर, पट्टा मैंने समझते हैं? बटैया समझते हैं? तो बटैया समझ लीजिए, उसी को पट्टा पे बोलते हैं। हिंदी में अगर बोले तो पट्टा पर दे दिए, उसी को बोलते हैं बटैया में दे दिए। तो बटैया में देने से क्या मिलता है? आधा एक तिहाई जो मिलता हो, जो आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ हो कि हम कितना लेंगे, आप कितना दीजिएगा। तो बटैया का मतलब ही होता है पट्टे पर देना, ठीक है? तो किसानों को पट्टे पर जो भूमि दी गई, पट्टे पर भूमि दी जाती थी खेती करने के लिए, उसको कुटगी कहा गया। हाँ, कुटगी। उस भूमि को क्या कहा गया? कुटगी। तो कुटगी का मतलब होता है किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि, और वह भूमि जो लगान मुक्त होता था उसको उबली। क्लियर है? तो ये था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई की जानकारियां। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। याद हो गया? चेक कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगला में देखेंगे फिर। ठीक है?